So hello students, let us continue with the next questions. जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो आर्टिकल होमवर्क के लिए दिए थे। एक था लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल डायनामिकल सिस्टम इन प्लेन और दूसरा था लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल डायनामिकल सिस्टम इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो हालांकि मैंने आपको ये पीडीएफ दे रखे हैं, लेकिन जिनके पास पीडीएफ नहीं है मैं ये वीडियो में थोड़ा इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये है वो आर्टिकल, डिराइव लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल डायनामिकल सिस्टम इन अ प्लेन। तो प्लेन में मैंने क्या बोला था, आई की वेरिएशन तो 1 to n ही रहेगी, मतलब आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स n ही लेके चलना है। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ रो वेरीज फ्रॉम 1 to 2, मतलब रो की वेरिएशन 1 से 2 तक होगी, बाकी सारा का सारा आर्टिकल आपका एज इट इज़ रहेगा। और ये इसकी प्रूफ है, सॉल्यूशन है। जिनके पास पीडीएफ नहीं है ये उनको हेल्प कर देगा, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट द आर्टिकल। ये इसका सेकंड पेज है और उसके बाद ये इसका थर्ड पेज है यहाँ पे। बाकी आप जो मैंने आर्टिकल लास्ट वीडियो में कराया था उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, उसकी हेल्प से यू कैन डू इजीली। और ये क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये इसका थर्ड पेज और ये आई थिंक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल का सोल्यूशन यहाँ ख़त्म हो गया। सो यू शुड राइट हियर रो इज इक्वल टू 1,2 ऑनली 1,2। तो DDT ऑफ कर लिया, लोड कर ली क्यू रो डॉट, माइनस कर लिया, लोड कर ली क्यू रो इक्वल 0, रो इक्वल टू 1,2। लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल डायनामिकल सिस्टम इन प्लेन। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, थोड़ा मिस्टेक्स हो सकती हैं बीच में, तो गलतियों को आपने ध्यान रखना है। उसी तरीके से फिर सेम आर्टिकल है आपका, ये सेम आर्टिकल फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस, डिराइव लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल डायनामिकल सिस्टम इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो सेम आर्टिकल है ये भी मैं ऐसे शो कर रहा हूँ इसको, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो यू कैन डू इजीली। उसके बाद ये इसका नेक्स्ट पेज है। पर आप कोशिश करें कि आप अगर खुद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद करने से आपको ज़्यादा पता लगेगा, और अगर कोई डाउट होगा उसके बाद ही आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका थर्ड पेज है। और उसके बाद ये इसका फिर नेक्स्ट पेज है। और ये फिर इसका लास्ट पेज है यहाँ पे। और जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो इसके वीडियो को पॉज करके इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। उसके बाद मैं आर्टिकल को करते करते बीच में बात कर रहा था कि आर्टिकल जो है इस शेप में भी पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी की शेप में। तो ये 4-5 तरीकों से पूछा गया, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको पता लग जाएगा आराम से, क्योंकि इसी आर्टिकल में से निकलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका है डिफाइन जनरलाइज्ड फोर्सेस, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आपको मैंने बोला था बीच में, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो मैंने बीच में कहीं बात की थी, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अगर आर्टिकल पूछेगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और दूसरे तरीके से पूछा है फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज्ड फोर्सेस डिराइव फ्रॉम द पोटेंशियल कैपिटल बी, पोटेंशियल से निकालना, तो ये आप कर सकते हैं। डिफाइन जनरलाइज्ड फोर्सेज एंड शो दैट फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम दीज फोर्सेज आर गिवन बाई कैपिटल Q1 इक्वल टू माइनस कर ली कैपिटल V अपॉन स्मॉल कर ली Q1, कैपिटल Q2 इक्वल टू माइनस कर ली V और कर ली Q2, सोन कैपिटल Q1 इक्वल टू माइनस कर ली V और कर ली Qn, या फिर कैपिटल Q रो इक्वल टू माइनस कर ली V और कर ली Q रो।
जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन वाला आपने आर्टिकल किया था, उसी आर्टिकल के बीच में आंसर था ये, मैंने वहाँ बताया था आपको। उसके बाद इस तरीके से ही पूछा, ये इतने तरीकों से पूछा गया पेपर में, ध्यान रखना। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है मैंने बेसिक्स में। एंड शो दैट द इंक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क डन विद इट्स साइन चेंज्ड। अगर आपको ध्यान हो तो आर्टिकल में बीच में जाके हमारे पास आया था डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल वी, ये वही चीज़ है लिखा मैंने। और डिफाइन वर्क डन, डिफाइन वर्क, पहले वर्क डिफाइन करना है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड शो दैट डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल वी इक्वल टू माइनस समेशन रो इक्वल टू 1 to 1 करली वी और करली क्यू आई डेल क्यू आई। ठीक है जी, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ये उसी आर्टिकल में इसका सोल्यूशन है। हालांकि मैं आपको ये शो कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यू कैन डू इजीली। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ध्यान रखना है, ये आर्टिकल पूछे गए हैं, तो ये है इसका सोल्यूशन। सेम वही आर्टिकल ही करना है, आज कुछ नहीं करना, उस आर्टिकल को स्टार्ट करना है, और जब जैसे ही या जनरलाइज फोर्सेज आ जाएंगे वहाँ पर आपने इसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट पेज है। ये डिफाइनिंग जो पूछी थी, हालांकि ये मैं शुरू में करवा चुका हूँ आपको, फर्स्ट वीडियो में आप ये कर चुके हैं सब कुछ। और उसके बाद फिर हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। यूजिंग लैग्रेंजियन मेथड टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो बोलता लैग्रेंजियन मेथड को यूज़ करते हुए आपने वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन निकालनी क्या होती है। ठीक है जी, और इसको कैसे पूछा हुआ, इन ए हार्मोनिक ऑसिलेटर लेट द कंट्रोलिंग फोर्स बी, मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो फोर्स लग रही है वो है माइनस कैपिटल के स्मॉल एक्स इंटू आई कैप, माइनस के एक्स आई कैप, आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। शो दैट इट इज़ ए सिंपल सिस्टम, सिंपल सिस्टम मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल सिस्टम बोलो या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलो। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कैपिटल एल, बोलता है कैपिटल एल के लिए एक्सप्रेशन निकालो, एंड हेंस ऑब्टेन द कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। और फिर फाइनली बोल रहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हो वो क्या होती है। चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगा यहाँ पे। पहले तो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, देखो जरा। हार्मोनिक ऑसिलेटर, द हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्ट्स ऑफ ए स्प्रिंग। बचपन में हम ये एक गेम में खेला करते थे कि हाथ में एक स्प्रिंग लिया, उसके नीचे एक बॉल बांध दिया और हाथ से उसको आप वर्टिकली जो था अप डाउन करते थे। द हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग एंड ए पार्टिकल विच कैन मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन अटैच्ड टू वन एंड ऑफ स्प्रिंग is attracted towards the origin by restoring force minus kx। इतनी फोर्स लगती थी ये, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। कैसे होता था ये, आपने क्या किया, ये दीवार है, इस दीवार के साथ स्प्रिंग का एक एंड बांध दिया और दूसरे एंड पे आपने कोई भी जो है बॉडी लगा दिया। मतलब ये तो दीवार है, आप इसको, ये तो हॉरिजॉन्टल बता रहा हूँ मैं, वर्टिकली आप इसको ऐसे, वर्टिकली क्या होगा, वर्टिकली आप अगर इसको पकड़ेंगे तो ये डाउनवर्ड्स होगा, ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दीवार है, इसके साथ स्प्रिंग बांध दिया और दूसरे एंड से इसको आपने इसको इस साइड को खींचा, तो टेंडेंसी क्या होगी, स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी, जब आप इसको खींचेंगे तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में फिर जाएगा पीछे को। तो ये जो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, दिस मोशन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो जब इसको आप खींचेंगे तो मान लीजिए ये जो आपने खींचा स्प्रिंग वो एक्स यूनिट खींचा,
ये एक्स यूनिट खींचा, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि रिवर्स डायरेक्शन में जाना, तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगी दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के इंटू एक्स। माइनस साइन का मतलब ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में नाउ दिस मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही एक्सिस में काम कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ। अब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स बटा डी टी। डी एक्स बटा डी टी बोल लो या एक्स डॉट बोल लो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है जी। वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। चलने से पहले मैं आपको अब एक चीज़ बड़ी क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ। हमारा जो यहाँ पर मैथमेटिकल वर्क है, न्यूमेरिकल वर्क है, उसमें हमने क्या करना है, हमारा मेन टारगेट है कैपिटल एल निकालना बस। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होंगे इस फर्स्ट सेक्शन में, उन तमाम क्वेश्चंस में हमारा एक ही मकसद है। क्या मकसद है, कैपिटल एल की वैल्यू निकालना। और कैपिटल एल का फार्मूला क्या था, कैपिटल टी माइनस कैपिटल वी, अगर आपको याद हो, कैपिटल टी माइनस कैपिटल वी। तो इसका मतलब एल निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक चाहिए काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की, जिस भी पार्टिकल की आपने स्टडी करनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और नंबर दो आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, कैपिटल वी। अल्टीमेटली आपका टारगेट है अब ऑल ओवर कैपिटल टी और कैपिटल वी निकालना बस। कैपिटल टी और कैपिटल वी निकालो, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल वी मिला, इमीडिएट आपको मिल जाएगा कैपिटल एल। एल मीन्स टी माइनस वी। एल मिला और अप्लाई द लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन, और बस उसका लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो एंड गेट द रिजल्ट। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर यह देखना है कि यहाँ पर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, इस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का यहाँ पर ये मतलब है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। अगर आप इस आर्टिकल में ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, दिस मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन ओनली। वन डायमेंशनल मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो फोर्स है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो गए, एक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, एक। ठीक है, ये ढूंढना बड़ा जरूरी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर उसके बाद सेकंड टास्क है आपका काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स की आपने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। कितनी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं वो तुमने देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। वी का मतलब यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में मोशन है, तो एक्स डायरेक्शन वी का कंपोनेंट होता है डी एक्स बटा डी टी, एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक तो फार्मूला सीधा एम जी एच, अगर बॉडी हाइट के ऊपर रखी है आपने तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी इंटू एच, एच मतलब हाइट ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर बॉडी आपकी हाइट पे नहीं है, इन जनरल चल रही है, तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद कर लो उस फार्मूले को, माइनस टाइम इंटेग्रल फोर्स, फोर्स को ले रहे हैं हम एफ ऑफ एक्स से, इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं हम डी एक्स से। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप देख चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू माइनस टाइम वर्क डन। आर्टिकल में आप देख चुके हैं डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस टाइम डेल वी, डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस टाइम डेल वी। इसका मतलब डेल वी इक्वल टू माइनस टाइम डेल डब्ल्यू, और यू कैन से वी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो ये आ गया माइनस डब्ल्यू हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू मीन्स वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपकी बॉडी हाइट के ऊपर है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी आप यूज़ करेंगे एम जी एच। अगर बॉडी हाइट पे नहीं है, बॉडी चल रही है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस टाइम इंटेग्रल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद कर लो इसको, एफ ऑफ एक्स इज अप्लाइड फोर्स ऑन द सिस्टम एंड डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको। तो हमारा अब मेन मकसद है ऑल ओवर इन फर्स्ट सेक्शन, सबसे पहले आपने एल मतलब एल निकालना है। मेन टारगेट है एल निकालना, और एल निकालने के लिए वी विल फाइंड काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। बस हमारा मेन मकसद है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना। और जिस बच्चे को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना आ गई, ये मेरी गारंटी है, वो इमीडिएट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा फिर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकल गई तो इमीडिएट आपको एल मिल जाएगा। एल का फार्मूला टी माइनस बी, एल मिल गया। उसके बाद आप लैग्रैन्ज इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला अप्लाई करके इमीडिएट आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकल गई, देखो जरा सीधी निकल गई, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं एक्सरसाइज करने की। पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल भी होता है माइनस इंटेग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फार्मूला, और एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स है माइनस के एक्स
जो फोर्स लगी थी उसके ऊपर, तो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस टाइम इंटेग्रल माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया, के इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स की इंटीग्रेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो आपके पास फार्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। अब मेन टारगेट है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना। ठीक है जी, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमने, ये भी आपके छोटे क्लासेस के कंसेप्ट हैं। जहाँ पर भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस निकालने होते हैं वहाँ पर हम हमेशा इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हैं। और इनिशियल कंडीशंस कैसे होती हैं ये भी आप ध्यान से सुन लो ज़रा, मैं बोल रहा हूँ लिख के नहीं बता रहा हूँ आपको। जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। इनिशियल कंडीशंस किसके ऊपर होंगी, एक होंगी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, एक होंगी आपके इसमें क्या क्या कंसेप्ट होते हैं यहाँ पे। ये जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं ये हमारी 3 तरह की होती हैं। नंबर 1, अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, आप सोच सकते हैं खुद। वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0 क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है। और थर्ड, टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये 3 चीज़ें होती है, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो टाइम पीरियड भी 0, वेलोसिटी भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। ठीक है। दूसरी टाइप होती है कि उसने क्वेश्चन के अंदर खुद दे रखा होता है एट टी इक्वल टू दिस, एक्स इक्वल टू दिस, एट एक्स इक्वल टू दिस, वेलोसिटी इक्वल टू दिस, एट वेलोसिटी इक्वल टू दिस, टी इज इक्वल टू दिस, या टी इक्वल टू दिस, एक्स इक्वल टू दिस। ये उसने खुद कंडीशन बना के दे रखी होती है। यह दूसरी टाइप। और तीसरी टाइप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर बॉडी चल रही है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम पीरियड इज 0, बट वेलोसिटी इज ऑलवेज देयर। जब बॉडी चल रही है तो वेलोसिटी इज ऑलवेज देयर, डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम पीरियड इज 0। और वो जिस वेलोसिटी से चल रही है वो वेलोसिटी बन जाती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। याद करिए इस चीज़ को। रेस्ट पोजीशन में तो एवरीथिंग इज 0, अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम पीरियड 0, वेलोसिटी इज देयर। वेलोसिटी इज देयर, वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी जो होती है वो बन जाती है इनिशियल वेलोसिटी। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि जब मोशन चल रहा होता है, जब बॉडी चल रही होती है तो वाई वेलोसिटी इज देयर, डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम पीरियड इज 0। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड। अगर बॉडी चल रही है तो क्या होता है, हम जो हैं किसी पोजीशन में खड़े होकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम किसी पोजीशन में खड़े हैं और बॉडी कहीं पीछे से आ रही है, मुझे नहीं पता कहीं से कहाँ से आ रही है। तो जैसे ही वो बॉडी जहाँ आप खड़े हैं जब वहाँ से क्रॉस करेगी, जब वहाँ से क्रॉस करेगी तब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है जी। तो जब वो बॉडी वहाँ से क्रॉस करेगी तो क्या होगा, आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे तो उसका मतलब टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो गया। लेकिन जब तक आपकी स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं थी, मतलब बॉडी वहाँ नहीं पहुँची थी, तब तक आपका टाइम पीरियड क्या था, 0 था। जैसे बॉडी उस पोजीशन से क्रॉस की, आपका डिस्प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो गया। पीछे से कहाँ से आ रही है, कितने डिस्टेंस से आ रही है, उससे हमें को लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे उसको क्रॉस किया, वहाँ आपने टाइम पीरियड भी स्टार्ट कर दिया, वहाँ से उसकी डिस्प्लेसमेंट भी स्टार्ट होगी। ठीक है जी। और जैसे वहाँ से क्रॉस की, जिस वेलोसिटी से क्रॉस की, खड़ी नहीं हुई वहाँ आके, जैसे उस पॉइंट से क्रॉस की जहाँ से आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे उस पॉइंट से क्रॉस की, तो उस पॉइंट से क्रॉस करते वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी, दैट इज द वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन। उस इनिशियल पोजीशन में वो वेलोसिटी जो होगी वो बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो दिस इज द रीज़न कि जब बॉडी चल रही होती है तो वेलोसिटी इज देयर, टाइम पीरियड इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जरा यहाँ पे, तो यहाँ पर अब आपने जब भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये देखना है रिलेशन किस किस वेरिएबल के बीच में है। जिन वेरिएबल के बीच में रिलेशन है उन्हीं वेरिएबल के आपने इनिशियल कंडीशंस देखनी, और ये इनिशियल कंडीशंस आपकी सिक्स सेंस खुद काम करेगी कि इनिशियल कंडीशंस क्या होंगे। ये दे रखी होंगी, आप अगर दे रखी होंगी तो अलग बात है, नहीं दे रखी होंगी तो ये आपने खुद सोचना है यहाँ पे कि ये इनिशियल कंडीशंस क्या बन सकती हैं। अगर दे रखी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी होंगी तो उस केस में आपको सोचना है कि बॉडी मोशन में है कि बॉडी रेस्ट में है या क्या है। रेस्ट में तो सब कुछ 0 होगा, मोशन में है तो वेलोसिटी होगी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और तीसरी पोजीशन मैंने आपको बता दी कि उसने खुद आपको कंडीशंस दे रखी होंगी। ठीक है जी। तो क्या करना है आपने, रिलेशन देखना किस किस के बीच में। आप देखो जरा रिलेशन किस किस के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो इसका मतलब जब सिस्टम आपका रेस्ट पोजीशन में था, मतलब जब आपने स्प्रिंग को खींचा ही नहीं था, बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर था, ऐसा तो है नहीं ऑलरेडी कि स्प्रिंग खींचा हुआ था, पहले पड़ा हुआ, आपने स्प्रिंग को खींचा। इसका मतलब जब आप इनिशियल स्टेज में थे तो स्प्रिंग आपका रेस्ट पोजीशन में था, तो रेस्ट पोजीशन में क्या होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी। जब आपने उसको खींचा ही नहीं तो उसमें लेंथ कहाँ से बढ़ेगी,
डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि जब आपने उसको किया ही कुछ नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। वर्क डन हुआ नहीं, वर्क डन हुआ नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब एक्स भी जीरो हो गया, वी भी जीरो हो गया, तो सी आपका जीरो आ गया। बस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकल गया, इसको यहाँ रखो तो कैपिटल वी निकल गया। और यही हमारा मेन टारगेट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। टी आपका पहले निकल चुका है, वी आपका ये निकल गया, बस टी और वी निकले इमीडिएट वी विल फाइंड कैपिटल एल। वी नो लैग्रैंजियन इज एल इक्वल टू टी माइनस वी। उसका टी और वी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, वी की वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका कैपिटल एल। जैसे कैपिटल एल आया फिर लगाना आपने फार्मूला, और फार्मूला लगाने के लिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कहा था वो जो लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है, दैट इज फॉर एन वेरिएबल्स इन एन डायरेक्शन। ध्यान रखना खास। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का हमारा मकसद ही यहाँ पर ये था कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी वो लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। कितने वेरिएबल थे यहाँ पे, सिर्फ एक ही वेरिएबल था एक्स। ठीक है, सो वी नो दैट लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज डी ऑफ करली एल बटे करली क्यू रो डॉट माइनस करली एल बटे करली क्यू रो इक्वल टू जीरो, कॉमा डाल के रो इक्वल टू 1 2 सोन अप टू एन। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, डी ऑफ करली एल बटे करली क्यू रो डॉट माइनस करली एल बटे करली क्यू रो इक्वल टू जीरो, रो की वेरिएशन है 1 to n। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एट ए टाइम n इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है इन n डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको देखना है कि इन n इक्वेशंस में से कितनी इक्वेशन आपने यहाँ पे निकालनी है, और वो आपको बताएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है तो आपकी ये एक ही क्वेश्चन निकलेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम दो है तो दो निकलेंगे, तीन है तो तीन निकलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, हियर वी हैव ओनली वन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मतलब वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप देख चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर इस सिस्टम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल था, एक्स। तो इसका मतलब क्यू रो क्या बन जाएगा, एक्स। तो क्यू रो को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, डी ऑफ करली एल बटे करली एक्स डॉट माइनस करली एल बटे करली एक्स इक्वल टू जीरो। और मेरा काम खत्म। अब एल आपके पास पड़ा हुआ है, एल आपने निकाला था पीछे ये हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस एल को आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट डिफरेंशिएट करना है, इस एल को आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके इस फार्मूले में रख देना है। एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, ये आ गया एम एक्स डॉट, एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया के एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट करेंगे डिफरेंशिएशन तो बाकी सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो बाकी सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट आया एम एक्स डॉट डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया के एक्स। तो ये बन गया डी ऑफ एम एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल जीरो, मीन्स एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल जीरो। एम से हमने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो बन जाएगा एक्स डबल डॉट प्लस के बटा एम एक्स इक्वल जीरो, और एक्स डबल डॉट का मतलब है डी स्क्र एक्स बटा डी टी स्क्र प्लस के बटा एम एक्स इक्वल जीरो। और अगर आपकी यादाश्त काम कर रही है तो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है ये, और जो भी रिजल्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर विच इज़ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये था आर्टिकल ये, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आया है। ठीक है, तो ख़ास ध्यान रखें आप, मैं फिर से एक रेपिटेशन देता हूँ कि इस पूरे सेक्शन में लैग्रैंजिस इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने वाले जो प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स में आपने सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें ढूंढनी हैं। नंबर एक काइनेटिक एनर्जी, नंबर दो पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़रूर देख लेना है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। जितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे लास्ट में आपकी उतनी ही इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, ये खास ध्यान रखना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।